हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट चैप्टर हमारे पास 10 टू 15 मार्क्स की कवरेज रखता है, लेकिन अब इसकी वेटेज थोड़ा सा कम हो गई है। इसकी वेटेज 6 टू 8 मार्क्स की है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम इसमें देखेंगे जिसमें डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे, और एक प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। राइट, अब हम लोग उसको शुरुआत करते हैं। आप अपनी रिस्पेक्टिव बुक ओपन कीजिए जो भी आपके पास है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके नोट्स, समरी नोट्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो भी डिटेल बुक है जिस भी राइटर की, आप उसको ओपन कीजिए और इस चैप्टर को मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, बजट क्या होता है। बजट का मतलब क्या होता है? बजट हर गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट बनाती है। हर साल हम साल की शुरुआत में एक बजट बनाते हैं, और ये हम ये बताते हैं कि हमारे आने वाले खर्चे क्या होंगे और हमारी आने वाला रेवेन्यू का सोर्स कहां से होगा। एक तरीके से बजट क्या हो गया, जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे दो तीन कीवर्ड्स वहां पे आएंगे। एक फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का जो ब्यौरा देती है, एक स्टेटमेंट बनाती है, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। ये जो बजट होता है दोस्तों, ये अप्रैल से अप्लाई होता है और 31 मार्च तक का बनाया जाता है। और अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इसको 31 मतलब फैब की स्टार्टिंग में ही इसको हम बना देते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल के लिए। हम इसको अप्रैल में नहीं बनाते, हम पहले इसको प्रिपेयर कर देते हैं। एक चीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये सब बेसिक बैकग्राउंड है, ये सब एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सब आपका चैप्टर ग्रिप बनाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो बजट में क्या होता है, दो तरीके के हमारे पास लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। दो हमारे पास सेशंस होते हैं। दोनों सेशन में पहले इसको लोकसभा में पारित किया जाता है और फिर राज्यसभा में पारित किया जाता है। फिर हमारा बजट क्या हो जाता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको हम उस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको पूरा बेसिक बैकग्राउंड बताया। अब अगर हम मीनिंग की बात करूं, देखिए आप यहाँ पे मैंने मीनिंग डिस्प्ले किया हुआ है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, आपकी बुक में होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, इसके हम 5-6 पॉइंट देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बुक में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, या तो मीनिंग के साथ आएगा या फिर अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। फिफ्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्स्थ है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैच। अब वन बाय वन देखते हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम जो बजट बना रहे हैं, हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम रेवेन्यू एलोकेट कर रहे हैं। अगर मेरे पास, मुझे पता है कि आने वाले सालों में मैं 1 लाख रुपए कमा पाऊंगा, 1 लाख रुपए को मैं कहाँ खर्च करूंगा, किस सेक्शन पे ज्यादा जोर दूंगा, एजुकेशन पे दूंगा या डिफेंस पे दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दूंगा, किस चीज में दूंगा, उसको मुझे क्या करना है, एलोकेट करना है उस 1 लाख रुपीज का। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस अंदर आप जो मैटर पढ़ेंगे आपको यही पॉइंट मिलेगा। जो भी आपको डाउट आता है तो मैंने आपको बताया, तो कमेंट कर सकते हैं, या आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहां पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इंडिया में क्या है, इनकम जो है बिल्कुल डिस्पैरिटी है, मतलब रिचर आर बिकमिंग मोर रिचर, पुअरर आर बिकमिंग मोर पुअरर। तो हमें डिफरेंस को क्या करना है, कम करना है। कम कैसे किया सकता है, अमीर जो लोग हैं उनसे हम टैक्स की डिमांड करेंगे, भाई आप अपनी इनकम पे टैक्स दो, और जो पुअर कैटेगरी ऑफ पीपल है उसको हम सब्सिडीज देंगे, उसको हम गिफ्ट देंगे, डोनेशन देंगे, उनको मदद करेंगे, उनको आर्थिक सहायता करेंगे। इस तरह की जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है देश में क्या है, फ्लक्चुएशंस चलती रहती है, कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, कभी मंदी, कभी इस तरीके से। इसको हम कोशिश कर रहे हैं, क्या करें, हम इसको मिनिमाइज करें, इसको स्टेबलाइज करें। कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई थी, हमारी इकोनॉमी नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या हुई, प्रभावित हुई थी। तो हमने उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश करी। आज हम 2023 में खड़े हुए, जब भी आप लेक्चर देखेंगे तो कोविड काफी टाइम हो चुके होंगे। आज हमारी इकोनॉमी क्या है, स्टैब्लिश हो चुकी है, वापस ट्रैक पे आ चुकी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब पब्लिक एंटरप्राइज क्या होते हैं, याद कीजिए चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, उसमें हमने पढ़ा था पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। राइट, वहां पर हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, राइट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं, पब्लिक कंपनियां होती हैं, उनका खर्चा कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है, क्योंकि वो लॉसेज में होती है। जैसे हमारे देश का बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, ये सब लॉस मेकिंग कंपनीज हैं।
इनको हमें चलाना है, इसको हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कई सारे एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, इनको भी हमें अलग से फंड एलोकेट करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे क्या है एंटरप्राइजेज हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की वृद्धि के लिए, देश की ग्रोथ के लिए हमारे को एक अच्छा बजट बनाना जरूरी है। नेक्स्ट रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल मतलब हमारे देश में क्या है, अभी मैंने बताया इनकम का डिसइक्विलिब्रियम है, इनकम का इनइक्वालिटीज, इस तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेलिटीज का क्या है इनइक्वालिटीज है। जैसे कई राज्य पिछड़े हुए, कई राज्य बहुत आगे जा चुके हैं, कई राज्यों की इनकम बहुत अच्छी, कई राज्यों में रोजगार के अवसर नहीं है, इनको हम तभी डेवलप कर पाएंगे जैसे उन राज्यों में हम क्या करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन कराएं, SEZ ओपन कराएं, और वहां पे हम क्या करें, रोजगार कंपनियों को बुलाएं, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो और लोगों को रोजगार मिले। इससे क्या होगा, जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो कम हो जाएगी। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे हमारे दिल्ली NCR में कभी नोएडा को हमने SEZ घोषित किया था, आज नोएडा डेवलप हो चुका है, उस नोएडा के डेवलपमेंट से यूपी के लोगों को फायदा हुआ और दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ, काफी रोजगार। नेक्स्ट टॉपिक देखो दोस्तों आप अपनी बुक में, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट बजट दो टाइप के हमारे पास कंपोनेंट है, एक है रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में दोस्तों हम क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू बजट में हम दिखाते हैं रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में क्या दिखाते हैं, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी को हमें डिटेल से पढ़ना है, इस पूरे को डिस्कस करेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म होगा, और ये चैप्टर हमारे पास एक बड़ा चैप्टर है, इसको हम धीरे धीरे स्लॉट में आराम से खत्म करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट देखिए आप, पूरा मैंने यहाँ पे बजट रिसिप्ट का चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को नजर देखिए आप। बजट रिसिप्ट क्या होता है, अब हम जो डिस्कस करेंगे, पहले हम रेवेन्यू की बात करेंगे, यानी पैसा आएगा, तो बजट की रिसिप्ट क्या हुई, मीनिंग देखिए, बजट रिसिप्ट रेफर्स टू एस्टिमेटेड इनकम, एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिजिकल ईयर। सरकार के पास कई सोर्स से पैसा आता है, वो कहां से आता है उसका हम डिस्कस करते हैं, तो एक कंपोनेंट हमारा खत्म होगा और वो क्या होगा, बजट रिसिप्ट। तो देखिए इस चार्ट को देखिए, बजट रिसिप्ट के दो पार्ट हो गए दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, अभी डिटेल से हम पढ़ेंगे, वहां से पैसा आना जहां से हमारी ना तो एसेट्स क्रिएट होता है ना लायबिलिटी हमारी रिड्यूस होती है, राइट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गया, दो टाइप का होता है दोस्तों, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है क्या, सरकार टैक्स से पैसा लेती है, आप रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, सब पे GST लगता है, सब पे कई प्रकार के टैक्स लगते हैं, कई लोग क्या है इनकम टैक्स पे करते हैं, ये सब पैसा सरकार के फंड में जाता है। तो टैक्स रेवेन्यू दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इस चार्ट को पहले पूरा आप देख लीजिए बस। फिर होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स के अलावा पैसे कहां से आते हैं, सरकार इंटरेस्ट से कमाती है, फीस से कमाती है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड से कमाती है, लाइसेंस फीस, फाइन एंड पेनल्टी, एक्सचेंज, गिफ्ट एंड ग्रांट, फॉरफीचर्स एंड स्पेशल असेसमेंट। अब ये पूरे चार्ट के बाद हम आते हैं कैपिटल रिसीट पे। देखिए कैपिटल रिसीट में आता है बोरिंग कंपनी करती है, रिकवरी ऑफ लोन्स करती है और अदर रिसीट से भी पैसा आता है। अब आ जाइए पहले कंपोनेंट की बात करते हैं एंड दैट इज रेवेन्यू रिसीट। ध्यान से पढ़ेंगे मीनिंग इसकी। रेवेन्यू रिसीट रेफर्स टू दोज रिसीट व्हिच, अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में, व्हिच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यही मीनिंग आपको लिखनी है और यही मीनिंग से सारी डेफिनेशन बनेगी। इससे क्या होता है, ना तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है। अब आप ध्यान समझिए, जब आपको कोई पैसा देता है और बदले में वो कहता है कि मुझे इस तारीख को पैसा चाहिए, तो इसका मतलब आपको पैसा तो आया लेकिन फ्यूचर की क्या क्रिएट हुई, लायबिलिटी। तो ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। तो लेकिन जो रेवेन्यू रिसीट है उसमें क्या लिखा हुआ है, नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, ऐसी रसीद जिसको वापस नहीं देना, और ना ही क्या होगा, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन दी एसेट, ना ही आपका कोई एसेट्स कम होगा। एसेट कब क्रिएट होता है बताओ, जब आप किसी को लोन देते हो तो वो इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है, और जब वो आपको रीपे करेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो रेवेन्यू रिसीट दोस्तों एक तरीके से वो रिसीट हो गई जो नॉर्मल कोर्स में आपके पास आती रहती हैं और ये वन वे होती हैं, आपको इसके बदले में कुछ भी नहीं देना, राइट। अब इसके दो सोर्स है बच्चों, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू का मीनिंग देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसीट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स से पैसे सरकार को आते हैं। अब कितने टैक्स होते हैं, अब इसको हम पढ़ते हैं। दो प्रकार के टैक्स लगाती है बच्चों हमारे ऊपर सरकार, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग देखो क्या लिखा है बच्चे, डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू टैक्सेस that are imposed on property and income of individual and companies and their burden, main underline, when their burden cannot be shifted to the other person। ये इंपॉर्टेंट लाइन है,
जिस पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा, जिसकी जेब पे लगाया जाएगा, वो इसका बर्डन, वो इसका इधर भार जो है किसी पर ट्रांसफर नहीं करेगा। अभी भार क्या होता है, कोई भी बुक जब आप परचेज करते हैं उस पर हर प्रकार के टैक्स लगते हैं, कोई भी सामान आप खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, तो वो टैक्स किस पे लगाया गया, उस कंपनी पे लगाया गया जिसने उसको बनाया, लेकिन क्योंकि उसने आगे बेचा तो वो टैक्स आप पे लगा दिया, उसकी रिकवरी करी, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरे पास आप इनकम फीस देते हैं, मेरी इनकम पे जब सरकार टैक्स लगाएगी तो मैं अपनी जेब से पे करूंगा, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास डायरेक्ट टैक्स की कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। अब इसमें वेल्थ टैक्स एग्जांपल लिखा है, बुक में आपके भी लिखा होगा, मेरे पास जो बुक है उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नोट्स में उसमें अंडरलाइन करके लिख दिया है। वेल्थ टैक्स दोस्तों पहले लगता था, लेकिन 2014 में गवर्नमेंट ने इसको रिमूव कर दिया। वेल्थ टैक्स को हम बोलते थे संपत्ति कर, संपत्ति मतलब बड़े बड़े जो संपत्ति कर के लोग हैं, अडानी, अंबानी, बजाज, बिरला, इनकी संपत्तियां होती हैं, संपत्तियां आज ही बहुत सारी है, तो इनको अलग से वेल्थ टैक्स देना पड़ता था, इसको सरकार ने हटा दिया है। राइट, अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो सेम अपोजिट कर दो। इनडायरेक्ट टैक्स आर दो टैक्सेस व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू another person or entity, their monetary burden is ultimately borne by फाइनल यूजर और कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो इसको अल्टीमेटली उपयोग करेगा उन गुड्स और सर्विसेज को, उसका इसका बर्डन भुगतना पड़ेगा। जैसे मैं और आप, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, जितना ज्यादा टैक्स होगा उतनी चीजें और सर्विस क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी दोस्तों। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीएसटी, जीएसटी के आने से पहले कई प्रकार के टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वो अब क्या हो गए, सब खत्म हो गए और सब जीएसटी में मर्ज हो गए। अभी भी कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। राइट, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, बीकॉम में जाओगे, सीए सीएमए की स्टडी करोगे, तो यही सब्जेक्ट आपके पास एक आएगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से, तब हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हमने देखा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में तरीका। अब आपकी बुक में दोस्तों एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होगा, उसे आप आराम से पहले पढ़ लीजिए, जो भी डाउट आता है आप कमेंट कर देना, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। 2 मिनट के लिए वीडियो आप यहाँ पर रोक के पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास एक लॉन्ग यहाँ पे डिस्कशन होगा, जो होगा हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू का। 8-9 पॉइंट है, वो हम देखेंगे, बी केयरफुल। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मीनिंग देखिए बच्चों, पहले नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसीप्ट। टैक्स के अलावा भी पैसे कमाती है सरकार, और वो कहां से कमाती है, अब हम देखते हैं। पहला है दोस्तों इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है, जैसे आप और मैं किसी को लोन देते हैं और ब्याज लेते हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट भी दूसरी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ब्याज देती है, सॉरी लोन देती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, या एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को दिया। राइट, तो यहाँ पे हम दोस्तों जो बात कर रहे हैं, वहां पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के एंगल से, हम यूनियन बजट पढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का बजट नहीं पढ़ रहे। और मैं आपको बता दूं, जो बजट होता है दोस्तों, दोनों गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किसी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब दूसरे राज्यों को लोन देती है, तो बदले में क्या लेती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और इस तरीके से वो गवर्नमेंट कंपनियों को भी क्या करती है, पैसे देती है ब्याज पे, तो फिर क्या करती है, वो इंटरेस्ट लेती है। दूसरा है दोस्तों प्रॉफिट एंड डिविडेंड। जिस तरीके से हम लोग पैसा निवेश करते हैं किसी कंपनी में, हमें प्रॉफिट एंड डिविडेंड मिलता है, इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनियां जो होती हैं, गवर्नमेंट को क्या देती हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड देती हैं। नेक्स्ट दोस्तों फीस आती है। फीस कई प्रकार से गवर्नमेंट लगाती है, जैसे कोर्ट की फीस होती है, सरकार के पास जाती है। रजिस्ट्रेशन आप कोई चीज कराते हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हो, सरकार के पास पैसे जाते हैं। किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन फी जो होती है सरकार के फंड में जाती है। राइट, नेक्स्ट होता है लाइसेंस फी। किसी भी चीज का लाइसेंस हम लेते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे हम गन रखते हैं, गन का लाइसेंस देना पड़ता है। किसी भी चीज का जिसको लीगल तरीके से अगर राइट चाहिए, तो हम लाइसेंस फीस देते हैं, जो फीस सरकार के खाते में गई। नेक्स्ट दोस्तों फाइन्स एंड पेनल्टीज। ये आपको नाम से पता चल गया होगा, सरकार क्या करती है लॉ ब्रेकर के ऊपर। जैसे हम कभी कभी हम बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं तो हमारा चालान कट जाता है, तो जो फाइन्स लगाई गई, जो पेनल्टी लगाई गई, वो भी सरकार का एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद दोस्तों एस्टीट्स होता है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें होती है कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर सरकार ने क्या किया, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है किसी की, और उस पर्सन ने प्रॉपर्टी अपने लीगल हायर को नहीं दी, या उसने कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए, या कोई वारिस उसका था ही नहीं, तो सरकार क्या करती है, उस पर अपना दावा ठोकती है, वो सरकार का हो जाता है ऐसी प्रॉपर्टी। फिर दोस्तों गिफ्ट एंड ग्रांट्स। गिफ्ट एंड ग्रांट्स क्या होता है, जैसे कभी कभी हमें फॉरेन गवर्नमेंट से क्या मिलती है, अनुदान मिलती है, सहायता राशि मिलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट एंड
ग्रांट्स मिलती है, जैसे हमारे यहाँ कोई आपदा हो जाती है, जैसे मान के चलिए अभी हमारे 2023 में आप जब भी वीडियो देखते हैं आई डोंट नो, लेकिन 2023 में विश्व का तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इंडिया का बहुत बड़ा रेलवे हादसा हुआ जो उड़ीसा में हुआ, उसमें हमें कई देशों से सहायता मिली। तो अगर उस सहायता में जो फंड का अमाउंट मिला उसे हम किस में डालेंगे, गिफ्ट एंड ग्रांट्स में डालेंगे। फिर आता है दोस्तों फोरफीचर। फोरफीचर में क्या होता है, देखो कभी कभी जो कोर्ट है या सरकार है, कभी कभी जो आप कोई कांटेक्ट करते हो उसको आप कंप्लाई नहीं करते हो या समझौते को पूरा नहीं करते हो, तो आपके ऊपर सरकार क्या लगाती है, चार्ज लगाती है या आपके ऊपर कोई फाइन लगाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरफीचर। लास्ट दोस्तों स्पेशल असेसमेंट। और स्पेशल असेसमेंट क्या है, ध्यान समझेंगे। जैसे मान लीजिए दिल्ली में मेट्रो चारों तरफ फैली हुई है, तो जब मेट्रो का ट्रैक बिछाया जाता है तो वहां के बीच में जो प्रॉपर्टीज आती है उनको हम क्या करते हैं, स्पेशल असेसमेंट करते हैं और उनको कंपनसेशन देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, वहां पे जिसकी प्रॉपर्टी आती है वहां पे क्या होता है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब वहां पे मेट्रो का ट्रैक बिछ जाएगा, जब मेट्रो चालू शुरू हो जाएगी तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट पे सेल होगा, तो फिर सरकार के पास राइट है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट सेल होता है जिससे आपका बेनिफिट हुआ, उस पर सरकार अपना अमाउंट चार्ज कर सकती है। इसे हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। तो ये दोस्तों हमारा पूरा हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर से मैं आपको अभी क्लास वर्क देता हूं, अभी आप वीडियो पॉज करेंगे और एक टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर डाउट आता है यू कैन कमेंट, अदरवाइज वी विल प्रोसीड। पॉज द वीडियो एंड देन कंटिन्यू। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसीट के बारे में। अभी जो हमने पूरा डिस्कशन किया वो हमने रेवेन्यू रिसीट के बारे में बातें किया और हम बजट का पहला एलिमेंट देख रहे हैं रिसिप्ट का। तो रिसिप्ट में हमने रेवेन्यू रिसीट पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसीट, जिसमें क्या होता है, डेफिनेशन देखिए कैपिटल रिसीट की, ध्यान से देखेंगे। देखिए कैपिटल रिसीट रेफर्स टू दोज रिसीट्स व्हिच ईदर क्रिएट लायबिलिटी। मैंने कहा ना, जब आपको पैसा कोई देगा तो आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, ये वो रिसीट है। और या फिर कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट, या आपने पहले किसी को लोन एडवांसेस दिया हुआ है और वहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन आपका असेट्स कम हो रहा है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हमारी कैपिटल रिसीट्स है दोस्तों। अब इसके सोर्सेस क्या होते हैं, देखिए तीन सोर्स है हमारे पास। फर्स्ट बोरिंग, देन रिकवरी ऑफ लोन एंड थर्ड अदर रिसीट। बोरिंग्स क्या होता है, मैंने आपको बताया, हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे पार्ट पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कहीं से लोन करेंगे। लोन हम कहां से कर सकते हैं, पब्लिक से लोन ले सकते हैं, हम रिजर्व बैंक से लोन ले सकते हैं, हम किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, या हम जो वर्ल्ड बैंक होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनसे हम लोन ले सकते हैं, लेकिन बाद में रिपे तो करना है। तो ये हमारी क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। दूसरा दोस्तों रिकवरी ऑफ लोन्स, हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो जब हम पैसे मांगेंगे रिकवर करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट दोस्तों अदर रिसीट्स, और इसमें क्या है हमारे पास दो टॉपिक है। देखो एक अदर रिसीट में एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट और सेकंड क्या होता है, स्मॉल सेविंग्स। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, कभी कभी ये अलग से क्वेश्चन शॉर्ट मार्क्स का आता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपकी इन्वेस्टमेंट को आप सेल कर रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट कंपनी के वो उद्योग जो लॉस में जाते हैं, वो बिजनेस जो लॉस में जाते हैं, तो सरकार उसको काफी चलाती है लेकिन फिर भी परेशान हो जाती है, तो उनको हम प्राइवेट हैंड्स को सेल कर देते हैं। बंद नहीं करना चाहते हम, उसको हम प्राइवेट हैंड में सेल कर देते हैं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और स्मॉल सेविंग दूसरा क्या होता है, सरकार की कई डिपॉजिट्स होती है दोस्तों जहां पे हम लोग पैसा जमा करते हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, है ना। तो कई पोस्ट ऑफिस में हम कभी जाते हैं अपने फादर के साथ या दादाजी के साथ, तो वहां वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। या आप भी जब बड़े हो जाएंगे तो आप जब सैलरी में आपको मिलेगी तो आप लोग भी वहां निवेश करोगे, तो वो सरकार के लिए क्या है, स्मॉल डिपॉजिट्स है, स्मॉल सेविंग है, सरकार को भी वहां से पैसा आता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों खत्म हो चुका है क्या, सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट। अब यहाँ पे छोटा डिस्कशन करना है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिसको हम लोग कहाँ देखेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम पढ़ेंगे कौन सा, एक होता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट और एक होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। अब ये न्यूमेरिकल जब हम पढ़ेंगे तो आपको दोबारा रिकॉल कराऊंगा। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, ध्यान समझिए। दीज आर द कैपिटल रिसीट व्हिच क्रिएट डेट्स फॉर द गवर्नमेंट। इनसे क्या हुआ है, लोन गवर्नमेंट ने लिया है और सरकार को उसको क्रिएट हो गई है क्या, लायबिलिटी। नॉन डेट क्रिएटिंग क्या है, दीज आर द कैपिटल रिसीट व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी डेट और लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं बात करूं तीन सोर्सेज की, बोरिंग्स, दूसरा रिकवरी ऑफ लोन्स और तीसरा क्या हो गया, अदर रिसीट। तो बोरिंग ऐसा एलिमेंट है जो डेट क्रिएटिंग है, बाकी क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग, राइट। चलिए तो यहाँ पे फिर से आपके पास क्लास वर्क है, अभी आपको करना है
एक होगा रेवेन्यू रिसीट और एक होगा कैपिटल रिसीट। दोनों में डिफरेंस आपकी बुक में दिया होगा 2-3 बेसिस का, उसको पढ़िए, देन विल प्रोसीड, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हमारा एक कंपोनेंट पूरा खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर की। अभी हमने रेवेन्यू एस्पेक्ट्स पूरा कवर किया। रेवेन्यू एस्पेक्ट्स में हमने देखा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। अब हम लोग देखेंगे कैपिटल रिसीट्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपनी बुक में देखिए, आप मेरे साथ साथ आपकी बुक में होगा दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीट्स रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर व्हिच, अंडरलाइन करेंगे, नीदर क्रिएट एनी एसेट्स और नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन ऑफ एनी लायबिलिटी। मतलब आपने खर्चा तो किया है, लेकिन इस खर्चे से ना तो आपका कोई एसेट्स क्रिएट हुआ, यानी ऐसा खर्चा है जो बार बार होता रहेगा, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ है, और दूसरा इससे आपकी कोई लायबिलिटी भी कम नहीं हुई है। मतलब पहले आपने कोई लायबिलिटी ले रखी है, याद करो मैंने आपको बताया था कैपिटल रिसीट्स, तो कैपिटल रिसीट्स आपने ली थी तो लोन अराइज हुआ था, तो ये जो आप पेमेंट कर रहे हो इससे आपकी लायबिलिटी कम नहीं हुई। ये हुआ हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या हो सकता है, देखो बुक में एग्जांपल है सैलरी को पे करना, पेंशन को पे करना, इंटरेस्ट पे करना, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे गवर्नमेंट बहुत सारे करती है, हेल्थ पे खर्चा बहुत सारा करती है, और ग्रांट्स देती है किसको, स्टेट को। यहाँ तक पूरा हो गया। अब आ जाइए दोस्तों हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या है। देखिए मीनिंग क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, अंडरलाइन करेंगे, विच ईदर क्रिएट एन एसेट्स और कॉजेज रिडक्शन इन दी लायबिलिटी। ये जो ऐसे खर्चे हैं दोस्तों जिससे आपका एसेट्स क्रिएट हुआ है, जिससे आपकी एक वैल्यू क्रिएट हुई है, जैसे गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाया, स्कूल बनाया, या कोई राफेल जहाज खरीदा, या कोई डिफेंस का कोई बहुत बड़ा उन्होंने एक डिफेंस क्रिएट किया, तो इससे सरकार का क्या क्रिएट होता है, एसेट्स क्रिएट होता है। और इससे क्या होती है, या तो हमने कोई ऐसी पेमेंट करी इससे हमारी लायबिलिटीज कम होती है, मतलब हमने कभी पास्ट में लोन लिया होगा तो उस लोन की पेमेंट करने, हमने जो पेमेंट करी है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या है बुक में देखिए, लोन टू स्टेट्स हमने किया, यूनियन टेरिटरीज को किया, बिल्डिंग बनाया, रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया, मशीनरी परचेज करी, या हमने कोई पहले से जो लोन लिया हुआ था उसको रीपे किया दोस्तों, ये हमारा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहां तक आपको वीडियो को रोकना है और आप फटाफट बुक से पढ़िए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, और फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है जहां से आपके पास इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पार्ट भी पूछा जाता है, वो है हमारा बजट का डेफिसिट। देखिए अभी तक हमने बजट के एस्पेक्ट्स क्या पढ़े, हमने पढ़ा सरकार को पैसा कहां से आएगा और सरकार पैसा कहां लगाएगी। सरकार का पैसा दो तरीके से आता है दोस्तों, रेवेन्यू रिसीट से या फिर बोलो कैपिटल रिसीट से, और पैसा दो जगह सरकार खर्च करेगी, बताओ कहां, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब दोस्तों जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो फ्यूचर के लिए बजट बनाती है, सरकार आने वाले समय के लिए बजट बना लेती है, तो सरकार को पता होता है कि आने वाले टाइम पे हमारा खर्चा ज्यादा होगा या इनकम ज्यादा होगी, तो इस तरीके से बजट या तो इक्विलिब्रियम का होगा, मतलब आने वाले खर्चे बराबर हैं होने वाले, सॉरी आने वाली इनकम के, या फिर क्या होगा, खर्चे ज्यादा हैं इनकम कम है, या फिर क्या होगा, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो देश की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसी है। जो डेवलप कंट्रीज होती है, जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, फ्रांस की, यूएस की, इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं, रशिया की, ये डेवलप कंट्रीज है। इनका जो बजट है ना दोस्तों, इनका जो बजट है वो कैसा है, पॉजिटिव बजट है, इनके रेवेन्यूज ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। जो इंडिया जैसी कंट्री से हम डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, हमें विकास करने के लिए भी बहुत खर्चा करना है, हमें स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, डैम बनाना है, सड़कें बनानी है, डिफेंस मजबूत करना है, तो हमारा जो बजट है वो कैसा है बताइए, लॉस का बजट है, हमारे खर्चे ज्यादा है, रेवेन्यूज कम पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारी वीकनेस है, ये हमारी वीकनेस नहीं है, यहाँ तक हमें पहुंचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, राइट। जैसे आप स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट लाइफ को मजबूत करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, कम से कम टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आने वाले 25 सालों को अच्छा करना है, तो आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही गवर्नमेंट का ही होता है, जो गवर्नमेंट कौन सी होती है, डेवलपिंग कंट्री। चलिए, तो तीन टाइप का बजट हमारा बनेगा दोस्तों, या तो बैलेंस्ड बजट, दूसरा सरप्लस बजट, तीसरा डेफिसिट बजट। तो नाम से पता चल रहा है जब हमारे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट के रिसिप्ट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बराबर होंगे दोस्तों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बोलो बैलेंस्ड बजट। दूसरा क्या है, सरप्लस बजट, नाम से पता चल रहा है जब हमारा एस्टिमेटेड रिसिप्ट ज्यादा होगा किससे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सरप्लस बजट। और ध्यान समझिए इसमें लिखा हुआ है, however during deflation surplus budget
further reduces the level of aggregate demand which worsen the situation। अब सिचुएशन के हिसाब से ना कभी पॉजिटिव बजट अच्छा है, कभी नेगेटिव बजट अच्छा है, कभी सरप्लस बजट अच्छा है, कभी हमारा डेफिसिट बजट अच्छा है। तो ये जो डिस्कशन है ये आप तब समझ में आएगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। जब आप पूरी एक बार मैक्रो खत्म कर लेंगे तो आप एडीएस पढ़ लेंगे, आप एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड पढ़ लेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लेंगे, तो आपको सारी चीजें एक कंसाइज में समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों, डेफिसिट बजट, नाम से पता चल रहा है कौन सा बजट है ये, हमारे एस्टिमेटेड रिसीट्स कम है किससे, हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से। तो ये हमारा कौन सा बजट हो गया, डेफिसिट बजट हो गया, राइट। अब इसके न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों। तो आपको मैं क्या करता हूं, इस चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के जितना पीडीएफ में समरी नोट्स है विद फॉर्मूला मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो 3-4 पेज के होंगे, उसे आप डाउनलोड करना, तो उसमें फॉर्मूला वाइज सारा है। और न्यूमेरिकल का स्पेशली मैं वीडियो बना दूंगा, 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा व्हाइट बोर्ड में, तो वहां से आप कर लेना। ये पूरी वीडियो हम सिर्फ थ्योरी के लिए करते हैं अभी, राइट। तो अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, मेजर्स ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। अब हमें डेफिसिट तो आ गया, अब हम किस तरीके से उसको मेजर करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 बजट डिस्कस किया आपको, 3 प्रकार का, बैलेंस बजट, सरप्लस और डेफिसिट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिसिट में कितने टाइप के डेफिसिट है। जो घाटे का बजट है उसके 3 प्रकार है दोस्तों। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिजिकल डेफिसिट और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। ये है आपका प्रैक्टिकल पार्ट जहां से आपको न्यूमेरिकल करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थ्योरी ढंग से पढ़ो और न्यूमेरिकल का बस फॉर्मूला याद कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 नंबर के, वो इजिली हो जाते हैं। सबसे पहला देखो दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, मीनिंग देखो, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अंडरलाइन करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट ड्यूरिंग अ गिवन फिजिकल ईयर। एक साल में हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो रेवेन्यू रिसीट से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, खर्चे ज्यादा है रोजमर्रा की इनकम से, तो हमारा कौन सा बजट, कौन सा डेफिसिट आया दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, एक तो मीनिंग पूछेगा और पूछेगा इंप्लीकेशंस क्या होंगी। अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो देश की अर्थव्यवस्था में क्या इंप्लीकेशन होगी। तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। पहला, इट इंडिकेट द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। इससे पता चलता है कि हम अपने खर्चों को नहीं निपटा पाते। जैसे दिल्ली है शहरों में दोस्तों क्या होता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में इतने खर्चे होते हैं, इतने रोजमर्रा खर्चे हैं कि हम अपने डेली खर्चे ही मीट करने में मुश्किल होती है, तो हमारी सेविंग ना के बराबर होती है। गांव में क्या होता है, एग्रीकल्चर इलाकों में क्या होता है, इनकम कम होती है लेकिन वहां पे खर्चे भी प्रोपोर्शनेटली कम होते हैं, राइट। इसी तरीके से गवर्नमेंट कौन से बजट बना रही है, उसने बजट तो बनाया लेकिन हमारा बजट बन गया कौन सा, डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हमारे रोज के खर्चे ज्यादा है रोज की हमारी इनकम से। दूसरा क्या प्रॉब्लम होगी, ये दिखाता है हमारी डिस सेविंग को। ये क्या दिखाता है, हमारी डिस सेविंग को, कि हम सेविंग कुछ भी नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्या दिखाता है दोस्तों, ये हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू ईदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज रेवेन्यू। दोस्तों बार बार ऐसे काम नहीं चलेगा कि हर साल हम कौन सा बजट बना रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। तो आपको करना क्या है, आने वाले समय के लिए या तो अपने खर्चे कम करो या अपनी इनकम बढ़ाओ, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, कर्जे में डूब जाओगे। ये हमारा दोस्तों एक चीज हमारी खत्म हो गई और वो था कौन सा डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ, अंडरलाइन, टोटल एक्सपेंडिचर। वहां क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स, लेकिन रिसीट्स में क्या नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ये मेन इंपॉर्टेंट है, यही आपको फॉर्मूले में याद रखना है। सारे खर्चे अगर मैं जोड़ूं तो मेरी सारी आमदनी से कम पड़ गई, लेकिन आमदनी में मैंने कौन सी रिसीट नहीं ली, बोरिंग, क्योंकि उसे एक दिन चुकाना पड़ेगा। इंप्लीकेशन की बात करूं तो इसमें इंप्लीकेशन क्या होगा, जैसे हमने वहां इंप्लीकेशन पढ़ा, तो अगर हमारी गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट हो गया तो क्या इंप्लीकेशन होगी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या इंप्लीकेशन है, पहला है दोस्तों डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है, आप कर्जे में डूबते चले जाओगे। पूछो कैसे, जब आपके खर्चे ज्यादा होंगे तो फ्यूचर में होने के लिए आप फिर से क्या करोगे, बचने के लिए लोन लोगे, और अगले साल भी आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा नहीं पाए और खर्चों को कम नहीं कर पाए, तो आप लोन लेते चले जाओगे और लोन चुका नहीं पाओगे। इससे क्या होगा बताओ, इकोनॉमी कहां फंस जाएगी दोस्तों, डेट ट्रैप में फंस जाएगी। कहां फंस जाएगी, डेट ट्रैप में फंस जाएगी। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज दोस्तों हैं, अगर गूगल पे सर्च करो जो ऐसी कंट्रियां आपको 50 ज्यादा मिल जाएंगी जो डेट ट्रैप में, मतलब समझते हो आप, दूसरी कंट्री से लोन लिया हुआ है,
या मॉनेटरी फंड जो होते हैं इंटरनेशनल, उनसे फंड लोन लिया हुआ है और आज तक दे आर नॉट एबल टू रीपे दैट डेट, उसे हम बोलते हैं डेट ट्रैप में फंसना। नेक्स्ट दोस्तों, इन्फ्लेशन। उस देश का क्या होगा जहां का बजट क्या है, डेफिसिट में, जहां के खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, महंगाई वहां पे दोस्तों चरम सीमा में होगी और महंगाई बहुत ज्यादा होगी और उसकी मार किसको पड़ेगी, मुझ जैसे और आप लोगों को पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरेन डिपेंडेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, पाकिस्तान। कई ऐसी कंट्रीज है हमारे पास जिनके पास ना चाहते हुए भी वहां की नागरिक को आगे ले जाने के लिए हमारे देश को या उन देशों को लोन लेना पड़ता है। इतना ज्यादा कर्जा हो जाता है कि जिन कंट्री से हम लोन लेते हैं उनके डिसीजन के अंदर काम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान को, तो उस कंट्री को चाइना के अंडर काम करना पड़ता है। चाइना ने उनको इतना आर्थिक मदद की है कि उन कंट्रीज के वो डायरेक्शन के बिना काम ही नहीं कर सकते, है ना। सऊदी अरेबिया, उन्होंने इतनी मदद की है पाकिस्तान की, इतना उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की है कि वो अंडर उनके कंट्रोल में, जैसे हम क्या बोलेंगे बताओ, फॉरेन डिपेंडेंस, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। अब बताओ उस देश की क्या ग्रोथ है, उस देश की क्या ग्रोथ है जहां पे खर्चा बहुत ज्यादा है, इनकम कुछ भी नहीं है, देश कर्जे में डूबा हुआ है, प्रधानमंत्री जो बनता है, अगला प्रधानमंत्री जो बनता है पिछले वाले को जेल में डालता है। ये क्या तरीका है, उस देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में दोस्तों बहुत साल लग जाएंगे। तो ये सिचुएशन हमें नहीं लाने देनी। हम किसी भी कंट्री में कल के दिन क्या बनते हैं, इकोनॉमिक बजट पेश करते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं, आप भी आई होप आप बने, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि हमें ग्रोथ को रखते हुए रेवेन्यूज पे जोर देना है और खर्चों को मिनिमाइज करना, राइट। तो ये हमारा दूसरा हुआ फिजिकल डेफिसिट। मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, और रिसीट्स में क्या नहीं लेना बताओ, बोरिंग्स नहीं लेनी, राइट। तो क्या मैं इसको एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर को क्या लिख सकता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल हो गया, माइनस फिर क्या लिख सकता हूं, टोटल रिसीट्स व्हाट, क्या एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो वहां पे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं बताओ, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, चलेगा ये, यस, ये भी एक फॉर्मूला है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल, लेकिन माइनस टोटल रिसीट जब करोगे तो ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या लगाओगे, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग, जिससे डेट क्रिएट ना हो, राइट। मैंने आपको बताया इसके न्यूमेरिकल भी आपको आते हैं, वीडियो के बाद एक बार आप कर लेना। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा और धीरे धीरे जैसी वीडियो बन जाएगी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बुक फटाफट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेना है और आपको क्या पढ़ना है बुक से, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। अगर डाउट आता है यू कैन कमेंट मी, अगर नहीं आता तो वीडियो को रीस्टार्ट करके कंटिन्यू करें, देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। अब मैं ऐसी सरकार बन चुका हूं, मुझे फिजिकल डेफिसिट ना चाहते हुए भी हो गया है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास दो ही रास्ते हैं दोस्तों। पहला रास्ता है बोरिंग, ना चाहते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोरिंग्स करनी पड़ेगी, चाहे मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोरिंग करूं, चाहे किसी और देश से बोरिंग करूं, और ये मान के बोरिंग करूं कि मुझे इसको जल्दी से जल्दी रीपे करना है, वरना फिर से प्रॉब्लम क्या होगी, मैं डेट ट्रैप में फंस जाऊंगा। तो पहला सोर्स क्या होगा इसका बताओ, बोरिंग्स। दूसरा क्या होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये अलग से शॉर्ट नोट्स भी आता है, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज मीन बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, इशूइंग न्यू करेंसी नोट। लेकिन जितना ये आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अगर मैं आपको बोलूं आजकल न्यूज में क्या चल रहा है, 2000 के नोट बैन होंगे, नए नोट आएंगे। देखिए बैन करना आसान है, लेकिन नए नोट प्रिंट करना एक कॉस्टली अफेयर्स होता है, उसकी एक कॉस्टिंग प्रिंट होती है, सुपरवाइजिंग कॉस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है, राइट। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या बचता है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग का, फिजिकल डेफिसिट का, करेंसी नई प्रिंट करना आरबीआई के थ्रू और पब्लिक के थ्रू उसको सर्कुलेट करना। तो ये दो हमारे पास सोर्स हो गए, राइट। एक मेन अंडरलाइन वर्ड याद करिएगा, इसमें मैं पढ़ रहा हूं, बोरिंग्स आर कंसीडर बेटर सोर्स। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट, मैं लाइन पढ़ रहा हूं, बोरिंग्स आर कंसीडर बेटर सोर्स एज दे डू नॉट इंक्रीज मनी सप्लाई। क्या मतलब, बोरिंग्स आर कंसीडर बेटर सोर्स एज दे डू नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई। अगर आप करेंसी प्रिंट करके लोग हाथ में पैसा दोगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, उससे आपको एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो विच इज रिगार्डेड एज मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, किससे, मनी सप्लाई से। तो हमें क्या करना है, अगर ये सिचुएशन आ जाए फिजिकल डेफिसिट, तो हमें क्या प्रेफर करना है, बोरिंग रादर देन प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट। ऑन द अदर हैंड डेफिसिट फाइनेंसिंग में लीड टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द इकोनॉमी ड्यू टू मोर मनी सप्लाई। अगर क्या होगा हमारे पास, डेफिसिट फाइनेंसिंग आता चलाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन। तो जाहिर सी बात है खर्चे आपके ज्यादा हैं, उसको कम कीजिए वरना इन्फ्लेशन तो होगी, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों,
प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फिजिकल डेफिसिट जो अभी आपने निकाला उसमें से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट पेमेंट, यानी वो सारा लॉस, लेकिन उस लॉस में क्या मत लीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट, राइट। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू difference between physical deficit to the current year and interest payment or interest payments of previous borrowing। जो हमने पिछली बोरिंग्स ली हुई हैं उस पर इंटरेस्ट हम पे ही कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट को अगर हम माइनस कर दें किसी फिजिकल डेफिसिट से, तो हमारा क्या रिमेन बचेगा, बताइए, प्राइमरी डेफिसिट। तो बस दोस्तों ये पूरा हमारा डिस्कशन क्या हो गया, तीनों डेफिसिट के। एक छोटा सा टॉपिक बचता है इसी का, प्राइमरी डेफिसिट का भी इंप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ये लिखा है दोस्तों, ध्यान सुनिए, अगर हमें फिजिकल डेफिसिट आता है, प्राइमरी डेफिसिट आता है, तो क्या होगा, इसका मतलब है ये क्या इंडिकेट करता है, हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरिंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। इसका मतलब ये है, द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। दोनों जो लास्ट के हमने डेफिसिट पढ़े कौन कौन से, प्राइमरी और फिजिकल, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट ही तो है, राइट। तो सो अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट हाउ हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। इसका पता क्या चलता है कि फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इसका रीजन ही क्या है, जो हमने बोरिंग्स की है। अगर हम बोरिंग ना करें तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा, हमारा फिजिकल डेफिसिट ही आएगा, राइट। ये हमारा पूरा डिस्कशन हुआ। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया है। फटाफट अपनी बुक से आप क्या करेंगे, प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट का डिफरेंस पढ़ लेंगे और पूरी थ्योरी को इस वीडियो में एक बार रिवाइज करेंगे। साथ साथ जब भी आप पढ़ेंगे तो अपने पास बुक साथ ही रखनी है। मैं अभी कोई ऐसा अट्रैक्टिव तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका कोई भी तरीके से माइंड डाइवर्ट हो। हमें सिर्फ क्या करना है, जब भी आप मेरी कोई भी वीडियो देखो, या तो मेरे नोट्स को पहले आप डाउनलोड कर लो, या जो भी आपके पास, आप जहां भी बैठे हुए हैं उस बुक को आप ओपन कीजिए, टॉपिक मेरा सुनिए और अपनी बुक से वहां तक रिवाइज कीजिए, राइट। न्यूमेरिकल पार्ट इसका बचा है, मैं जल्दी जल्दी इसको अपलोड करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।